हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जॉब क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो 67th बीपीएससी का जो एग्जाम कैंसिल हो गया था पेपर लीक होने की वजह से, उसका मैं सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगी। और पिछले वीडियोस में मैं 69th बीपीएससी, 68th बीपीएससी एंड 67th बीपीएससी का जो री एग्जाम हो चुका था, उन सारे जो क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी एग्जाम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। आप लोग वहां से वो वीडियो कंप्लीट कीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल बिहार जॉब क्रिएशन से आप लोग जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। और फ्रेंड, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे जो 70th बीपीएससी एंड आगामी बीपीएससी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 कैंसल्ड बीपीएससी पेपर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 2021-22 से डाटा लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करके चले क्योंकि ये इररिलेवेंट है हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है 22,551, ए ऑप्शन है। तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, अब उस टाइम के लिए रिलेवेंट था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया जो है वो ये सत्याग्रह से जुड़े हुए नहीं थे। और बाकी जेबी कृपलानी जो है, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जुड़े हुए थे चंपारण सत्याग्रह से। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कि गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे 1917 में। आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही चंपारण पहुंचे थे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को ब्रजकिशोर और राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी का साथ मिला था। और राम मनोहर लोहिया जो है इस सत्याग्रह से संबंध नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिंगानुपात का मतलब आप लोगों को पता होगा कि 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। तो ये सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो देखने को मिलता है वो आपको गोपालगंज में देखने को मिलेगा, बिहार में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गोपाल जिला में 1000 पुरुषों के मुकाबले में 1015 महिलाएं थी। अतः लिंगानुपात जो है 1015 था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है कि कहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है, तो वह है मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो मुंगेर जिला का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। आगे देखते हैं, उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास, और निम्नतम साक्षरता दर वाला जो जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। आपको देखना है कि बिहार विधान परिषद की बैठक जो है वो पहली बार कब बुलाई गई थी। तो ये देखिए, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1913। 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और ओडिशा को मिला करके एक नया प्रांत बनाया गया था। और 1912 ईस्वी को विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। यानी आपको ये भी याद रखना है कि पहला जो बैठक हुआ था बिहार विधान परिषद का, पहला बैठक 1913 में तो हुआ था, 20 जनवरी को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? पटना कॉलेज बांकीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है करंट से आपको देखने को मिला होगा कि उस टाइम के जो करंट बन रहे थे ये काफी चर्चित थी। तो अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी ये। तो ये अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी। तो आपको ये भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। ये भी अगेन ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था बिहार सरकार को, डिजिटल इंडिया अवार्ड।
तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको विधान परिषद जो है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें किस जाति के लिए है, तो वो सब आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38, यानी 38 सीटें जो है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है, मतलब टोटल बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243, ये आप याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी विधान परिषद कितना है टोटल बिहार में? 75 है। लोकसभा का जो सीट है बिहार का वो है 40 एंड राज्यसभा में है 16। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 6 सीटें हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत निकायों को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपको ये देखना है कि 50% जो आरक्षण मिला था वो 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया बिहार में? तो 50% आरक्षण जो है 2006 से मिला है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में दिया गया था। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है, यानी सबसे पहली बार बिहार में ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, यानी पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक है उसमें आपको मिलेगा कि अनुच्छेद 243D जो है उसमें ऐसा प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रोवाइड कराया जा सकता है, कोई भी स्टेट आरक्षण प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया था? ये भी एक VBI क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखे कैसे कैसे अलग हुआ, पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कैसे अलग हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा का अलगाव कैसे हुआ, फिर बिहार से झारखंड को कैसे अलग किया गया, किस किस वर्ष में किया गया, तो ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड को कब अलग किया गया था? 2000 ईस्वी में। आपको डेट भी अगर याद रखना है तो डेट है 15 नवंबर 2000 को विधिवत रूप से अलग कर दिया गया। ही जो है बिहार में बचा। आपको पता है कि खनिज संपदा जो भी था वो झारखंड चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? ये भी अगेन एक बजट से टॉपिक लिया गया, बजट से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। आप बस इसका आंसर देख ले, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? आप ये देख सकते हैं कि मानव विकास उप मिशन, पहले तो ये देखिए कि बिहार सरकार ने समाज पंजीकरण अधिनियम 1860, एक अधिनियम है समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्रावधानों के तहत बिहार विकास मिशन का गठन किया था। अब बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत आने वाले 7 विभाग हैं और वो 7, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। वो 7 जो उप विभाग है उसको देखते हैं। 7 जो उप विभाग है वो है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। ये 7 जो है उप विभाग है किसका? तो बिहार विकास मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये भी एक करेंट से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पे आंसर होगा खगड़िया से स्टार्ट हुआ था, तो आप इसका बस आंसर देख ले। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये अगेन VBI टॉपिक है क्योंकि आपको पिछले 67 में भी पूछा गया है संथाल विद्रोह के बारे में, जो री एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो आपको पता है सिद्धू एवं कान्हू ने। इसका डिटेल में देखते हैं। सिद्धू कान्हू जो है पहले तो ये देखिए कि संथाल जो रहते थे वो किन किन पहाड़ियों के बीच रहते थे? भागलपुर और राजमहल के पहाड़ियों के बीच रहते थे, जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जून 1855 में विद्रोह किया था।
और अंततः विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात 1856 में स्थिति नियंत्रण में आ गई थी और ब्रिटिश सरकार ने संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की थी, यानी संथाल परगना बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को कौन दिया था। तो ये है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है ये आमंत्रण दिए थे गांधी जी को चंपारण आने के लिए। 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बिहार में काफी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं तिनकठिया व्यवस्था यानी नील की खेती में तिनकठिया प्रणाली जो है वो काफी प्रचलित था, उसे उत्पीड़ित थे, उत्पीड़न का शिकार हो चुके थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल द्वारा ही गांधी जी को आमंत्रित किया गया था चंपारण आने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर अच्छे से पढ़कर जाए। इवन चंपारण सत्याग्रह को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि चंपारण से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बीपीएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये तो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईस्वी में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था, कपिलवस्तु में। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के खोज में गृह त्याग कर दिया था। कुछ वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, इसके तट पर बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तब से ये बुद्ध कहलाए। और महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी के बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी को जंभिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आप लोग याद रखें कि किस नदी के तट पर किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की शाखा जो है, अनुशीलन समिति जो है, ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? ढाका में। ढाका अनुशीलन समिति का सदस्य जो है, यहाँ पे ढाका में अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था, लेकिन इसकी शाखाएं जो है ये पटना में भी खुली थी। तो पटना में इनकी शाखा का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? वो क्या था? सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में पटना में, कहाँ पे? पटना में जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने ये इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद है, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य खेती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे। यानी अगर भागलपुर से रिलेटेड पूछा जाएगा कि सदस्य कौन था, खेती नाग, और यदुनाथ जो है वो बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन हुआ था, बिहार समाजवादी पार्टी का। तो बिहार समाजवादी पार्टी का 1931 में गठन हुआ था, किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका, किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इसका देखते हैं। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके गठन में और भी लोगों का सहयोग था, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको पता है सासाराम रोहतास में शेर शाह का मकबरा है। 1545 ईस्वी में निर्मित शेर शाह का मकबरा सासाराम रोहतास में अवस्थित है। यह बिहार का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी ये पूछा जा सकता है कि शेर शाह का मकबरा जो है किस स्थापत्य में बना है? तो आपको याद रखना होगा, अफगान स्थापत्य में बना है। पुनः यह अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम उदाहरण है। यानी अष्टकोणीय मकबरा का ये श्रृंखला चला था, जिसका अंतिम उदाहरण देखा जा सकता है सिरसा का मकबरा के रूप में। झील के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यह अष्टकोणीय इमारत बड़े सुंदर और संतुलित ढंग से एक गोलाकार गुंबद से ढकी हुई है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन नदी और गंगा नदी का संगम किस जिले में होता है? पटना में होता है। सोन जो है दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है
और इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। यह रोहतास, औरंगाबाद, अलवर और भोजपुर जिले में बहते हुए पटना शहर के कुछ पश्चिम में मनेर के हल्दी छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील है। कांवर झील के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कांवर झील के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में कांवर झील जो है, ये कांवर झील है और ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। और पूछा जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया में ये कितने नंबर का रामसर स्थल है? तो 39वां। और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल था, लेकिन अभी और रामसर स्थल हो चुके हैं। तो आप लोग करंट में ये टॉपिक देख सकते हैं कि बिहार में और कितने रामसर स्थल जुड़े हैं, कितने रामसर स्थल और बनाए गए हैं। यह झील जो है 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यह अपनी जल निमग्न वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुनः यह झील प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जल निमग्न वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गया जिला। गया जिला में जो है ब्रह्मयोनी हिल है। गया शहर चारों ओर से कई पहाड़ियों से घिरा है, आपको पता होगा, जिसमें रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी का ज्यादा महत्व है। ब्रह्मयोनी हिल का पौराणिक महत्व है तथा इसका उल्लेख जो है ब्रह्मयोनी हिल का रामायण में, महाभारत और बौद्ध साहित्यों में भी है। इसके शिखर से गया शहर का अत्यंत मनोहारी दृश्य नजर आता है। तो ये ब्रह्मयोनी हिल जो है कहाँ पे है? गया में है, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो कृषि जो जलवायु क्षेत्र है उसको बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको 3 भागों में बांटा हुआ दिखेगा। 3 भाग में बांटा हुआ दिखेगा और एक उपभाग में बटा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में जो है सबसे ज्यादा आपको जिला मिलेगा। कहाँ पे? तो बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में देख लेते हैं, सर्वाधिक 13 जिले जो है वो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में जिले हैं। और वो जिले कौन कौन से हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर और बेगूसराय है। तो आप लोग इसे याद रखें। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आप यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि 67th का जो कैंसिल्ड पेपर था यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट का जो वीडियो होगा वो 66 बीपीएससी से रिलेटेड होगा। मैं आपको 66 बीपीएससी में भी जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू के बने हैं बिहार स्पेशल से, मैं वो आपको डिस्कस करवाऊंगी। एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत आपके समय को बचत करते हुए ये वीडियोस लाया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अच्छे से आप लोग तैयारी कर सके, आपको हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो आप लोग प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा हो ये डिस्कशन, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। एंड लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे ही पीवाईक्यू का मैं पूरा सीरीज चलाऊंगी, ताकि आप लोग का 70वीं बीपीएससी जो 13 दिसंबर को डेट प्रस्तावित हो चुका है कि होना है, संभावित डेट आ चुका है ऑफिशियली, तो उसके लिए आप लोगों को पीवाईक्यू के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इधर लगभग 10-15 दिन लेफ्ट ही रहेगा, एग्जाम में बचा हुआ रहेगा, और मैं सारा पीवाईक्यू कोशिश करूंगी कि सारा पीवाईक्यू मैं आपको करवा दूं डिस्कशन के साथ, ताकि आपका पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू से इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका कवर हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।